नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स। अगर मेरे वीडियो के लेसन को आप पूरा करेंगे तो आप बहुत ही जल्द ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं हैं, आप एक बिगनर हैं और आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये मेरा वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का पहला सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसे आप काफ़ी आसानी से सीख पाएंगे और कुछ ही दिनों में बिगिनर टू एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, जिसमें आप वेक्टर डिजाइन करना सीखते हैं और इलस्ट्रेटर के थ्रू आप अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर काफ़ी इजी तरीके से, जिसे आप हैंडल कर पाएंगे अपने घर में, अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है एडोब इलस्ट्रेटर के 20-21 वर्जन। अगर आपके पास 20-21 वर्जन ना हो, लोअर वर्जन हो, तो भी आप उसमें आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना होगा कि इसमें कुछ हायर कमांड है जो उसमें नहीं मिलेगा। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है इलस्ट्रेटर का। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का आइकन दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दें, आपके सामने वही वाला पेज खुल जाएगा जो A4 साइज़ में होगा। या अगर आप आईफोन के स्क्रीन के साइज़ का डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें, आईफोन के स्क्रीन के साइज़ का डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीसेट, यानी कि पहले से सेट किया हुआ है कि क्या डायमेंशन किसके लिए यूज़ करना है। आप इसे न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू करता हूँ, और आप फाइल मेनू में जाकर भी न्यू कर सकते हैं। यहाँ से न्यू करना, यहाँ से न्यू करना, दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू में जाकर न्यू करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे न्यू करते हैं तो इसका इंटरफेस ऐसा आ जाता है। ये डायलॉग बॉक्स में चेक करना होगा कि कौन सा कमांड किसके लिए है। सबसे पहले हम लोग प्रिंट वाले टैब पे जाते हैं। जैसे ही प्रिंट वाले टैब पे दबाते हैं तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड पेज का साइज़ है वो यहाँ पे पहले से मेंशन किया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा पेज साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाए। आपको अगर कोई साइज़ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे मैनुअली क्रिएट कर लें। मैनुअली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा कि डायमेंशन क्या चाहिए आपको, विड्थ कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए। आप मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं, जिस यूनिट में आप मेजरमेंट करते हैं आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अगर मैं सेंटीमीटर में काम करता हूँ या मिलीमीटर में काम करता हूँ, इंचेज में काम करता हूँ, तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, आप उनको चूज़ करके अपना नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो मैं सेंटीमीटर लिया। विड्थ मुझे चाहिए, मान लीजिए विजिटिंग कार्ड बनाना है तो विड्थ चाहिए मेरे को 9 सेंटीमीटर और हाइट चाहिए मुझे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने डायमेंशन लिया है ये विजिटिंग कार्ड के साइज़ का हो गया। और ये डायमेंशन मेरा देखिए लैंडस्केप है, मतलब कि आपका चौड़ा पेज बनेगा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 5.5 सेंटीमीटर हाइट में होगा। इस बटन से आप इसको उल्टा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए वैल्यू चेंज हो गया है, विड्थ कम हो गया, हाइट ज़्यादा हो गया, पेज आपका लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में चेंज हो गया है। तो ओरिएंटेशन को आप यहाँ पे दो बटन से एक्सचेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं कि आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। तो विजिटिंग कार्ड मुझे लैंडस्केप में बनाना है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब इलस्ट्रेटर का ये न्यू वर्जन है, सबसे लेटेस्ट अप टू डेट अभी का। तो अभी जब आप इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन पे काम करते हैं तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड भी बनाने का फीचर मिल जाता है। इलस्ट्रेटर के अगर पुराने वर्जन में आप काम कर रहे हैं या फिर आप नया वर्जन नहीं लोड किए हैं तो आपके पास आर्टबोर्ड का ऑप्शन नहीं होगा और आप एडोब इलस्ट्रेटर में एक ही पेज क्रिएट कर पाएंगे। मल्टीपल पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास एडोब सीसी का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। सीएस वर्जन में शायद आप मल्टीपल पेज क्रिएट नहीं कर पाएँ, तो वहाँ पे एक ही पेज से काम चलाना होगा। अब उसके बाद आते हैं ब्लीड। ब्लीड एक वैल्यू होता है प्रिंट एरिया के बाहर का, यानी कि अगर आप एक A4 साइज का पेज बनाते हैं तो जो भी प्रिंटिंग होगा A4 साइज का होगा, लेकिन उसके चारों तरफ से एक एक्स्ट्रा सेफ एरिया लेना पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीड। इसे मैं ग्राफ के थ्रू आगे बताऊंगा कि ब्लीड क्या होता है। फिलहाल ब्लीड वैल्यू हम लोग 0 ही रखते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने से पहले आप देख लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है वो डॉक्यूमेंट CMYK कलर का है।
CMYK के कलर है, इट मीन्स कि मैं जो डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर रहा हूँ उसे प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रीसेट चूज किया है, तो प्रिंट प्रीसेट में ऑटोमेटिक CMYK कलर आ गया है। प्रिंटिंग के लिए स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन जो होता है वो आपका 300 रिजोल्यूशन होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं 300 रिजोल्यूशन में CMYK कलर में इस डायमेंशन का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड शो बनाना है, या फिर पोस्टर बनाना है जो केवल हमको मोबाइल पे देखना है, या फिर किसी को ईमेल। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कलर मोड के बारे में। आज हम जानेंगे कि कलर मोड क्या होता है, और किसी भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले आपको चूज करना पड़ता है कि आप किस कलर मोड में काम करना चाहते हैं, RGB कलर मोड में या CMYK कलर मोड में। तो ये RGB और CMYK क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, कहाँ पे किस कलर मोड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कलर मोड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कलर और दूसरा होता है सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में RGB कलर आते हैं। RGB को मैंने उसी कलर से डिनोट किया है जिससे आप आसानी से पकड़ पाएँ कि R किसके लिए है, G किसके लिए है, B किसके लिए है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू मिलकर बनते हैं RGB कलर। वहीं हम दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ है आपके पास CMYK कलर, यानी कि आपके पास है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये चार कलर को अगर मिक्स करते हैं तो वो CMYK कलर कहलाता है। अब हम RGB को आपस में मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी एक रेंज होती है कि आप मैक्सिमम कितना कलर बना सकते हैं। अगर हम RGB को मिलाकर कलर बनाना स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 16.7 मिलियंस कलर बना सकते हैं। यानी कि आप थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू मिलाएं, थोड़ा ज़्यादा रेड मिलाएं, थोड़ा कम ब्लू मिलाएं, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन मिलाएं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में अगर हम कलर मिलाना स्टार्ट करें तो आपके पास 16.7 मिलियन शेड तैयार हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम CMYK को अलग अलग अनुपात में मिलाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 1 मिलियन कलर होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि RGB कहाँ यूज़ करना है, CMYK कहाँ यूज़ करना है। तो RGB को हम लोग डिस्प्ले पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मॉनिटर, मोबाइल वगैरह में देखने के लिए। वही CMYK को हम लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन। इसे हम इस तरह से जानते हैं। अगर कोई मॉनिटर है आपके पास, उसमें जितने भी कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारा RGB से मिलकर बना हुआ है। यानी कि कोई मॉनिटर, कोई CRT मॉनिटर, कोई टेलीविज़न हो, या फिर आपके पास मोबाइल डिवाइस है, उसके स्क्रीन में जितने भी कलर हैं वो सारे RGB कलर से मिलके बने हुए हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्टर है जिससे आप मूवी देख रहे हैं तो वो भी RGB कलर से ही मिलके बनता है। यानी कि जितना भी देखने वाला काम करना है वो सारा RGB कलर होता है। उसी प्रकार दूसरी तरफ अगर हम न्यूज़पेपर देखते हैं जो हमारे हाथ में होता है तो वो CMYK कलर से प्रिंट किया हुआ होता है। उसी तरह से अगर आपके पास कोई मैगजीन्स, बुक्स, किताबें, रिसिप्ट, पोस्टर, बैनर वगैरह है तो सारा CMYK कलर से प्रिंट होता है। जहाँ पर मुझे प्रिंट करना है, अगर मैं एडोब इलस्ट्रेटर में काम कर रहा हूँ और मुझे कोई चीज़ बनाना है जिसको प्रिंट करना है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो आप वहाँ पे कलर मोड को चूज करेंगे CMYK। जैसे ही आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे CMYK आपको चूज करना होता है। लेकिन अगर मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, किसी को ईमेल में इनविटेशन भेजने के लिए बना रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हम लोग RGB कलर चूज करेंगे, क्योंकि उसे प्रिंट नहीं करना है, ओनली डिस्प्ले कराना है। तो मुझे लग रहा है कि आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि RGB और CMYK का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। और अगर आप नहीं समझे तो कमेंट्स करके
मुझसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे A4 साइज़ लेता हूँ, देखिए डायमेंशन A4 में हो गया। मैं यूनिट को चेंज कर देता हूँ, मुझे यूनिट चाहिए सेंटीमीटर में, तो फिर मैं यहाँ से देख पाऊँगा कि मेरा A4 का डायमेंशन क्या है, 21/29.7 सेंटीमीटर। तो आपने आसानी तरीके से सीख लिया कि कैसे हम लोग पेज का डायमेंशन चेंज करते हैं, कलर मोड चेंज करते हैं, उसके बाद क्रिएट कर देते हैं। अभी हमारे पास एक ब्रांड न्यू पेज आ गया है A4 साइज का। अब यहाँ पे इसके इंटरफेस को चेक करना होगा कि कहाँ पे क्या है। सबसे पहले ये देखिए, इसे बोलते हैं मेनू बार, और इस मेनू बार में आपके पास 3 बटन है जिससे हम लोग फाइल को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। मेनू बार के नीचे ये कंट्रोल पैलेट है, ये अकॉर्डिंग टू टूल्स चेंज होता है, जैसा आप काम करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये टूल बार है, टूल बार को आप इस तरह से एक छोटा सा एरो यहाँ पे देख रहे हैं, इसे क्लिक करके इसको डबल रो में क्रिएट कर सकते हैं, और वापस इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल रो में हो जाएगा। इस डबल एरो के नीचे में देखिए डॉटेड लाइन है, इससे इस टूल बार को डी अटैच किया जा सकता है, और इसे डी अटैच करके हम कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इस जगह पे चाहिए। तो मैं इसे इधर ही रहने देता हूँ। देखिए मैं इसे जब छोड़ूंगा तो छोड़ने से पहले मुझे एक ब्लू कलर का इंडिकेशन मिलेगा, जिससे मैं ये समझ रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये अटैच होने वाला है, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये कहीं अटैच नहीं होता है, और जब मैं इसे छोटा करता हूँ तो और टूल बार देखिए कैसे अटैच नहीं हुआ है, बिल्कुल आपका विंडो से अलग है। तब मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ, और ये डबल एरो के नीचे जो डॉटेड लाइन है इसको पकड़कर स्क्रीन के बिल्कुल एज में ले जाता हूँ, तब मुझे ब्लू लाइन दिखाई देता है, फिर मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसका मतलब कि जब आप इसको रिस्टोर करेंगे विंडो को, तो विंडो के साथ ही वो टूल बार मूव होगा, क्योंकि वो अटैच हो गया है आपके विंडो के साथ। उसी तरह इधर आपको पैलेट मिलता है। पैलेट में क्या है कि आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसको और भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैलेट आपका पहले से लगा हुआ है, जैसा भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से यहाँ पे पैलेट को हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कलर पैलेट है और कलर गाइड है, दोनों एक साथ में ग्रुप है। मैं चाहता हूँ कि ये पैलेट मुझे नहीं चाहिए, तो आप इस ग्रुप को पकड़ कर हटा दीजिए। इन दोनों में से किसी एक को हटाना है तो उसके टाइटल को पकड़ेंगे और इस तरह से हटाएंगे, और इसको वापस वहाँ पे ऊपर में लगाना है। तो देखिए ये बॉक्स बन गया है। इस बॉक्स में लगाने से क्या होगा कि इस ग्रेडियंट के साथ में ही ये कंबाइन हो जाएगा। देखिए स्क्वायर बॉक्स बना, मैं इस पर छोड़ दिया। अब देखिए एक ही बॉक्स में दोनों कंबाइन हो गया, एक ग्रेडियंट है और एक कलर है। लेकिन मुझे कलर को ग्रेडियंट के साथ कंबाइन नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर जो है ग्रेडियंट के टॉप में, एबव में हो। तब मैं इस कलर को फिर से उठाकर उस जगह ले जाऊँगा। बॉक्स बनने पे मैं नहीं छोड़ूंगा माउस को, ठीक है। माउस को तब तक दबाए रखें जब तक आपका वो सही पोजीशन नहीं मिल जाए। माउस को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब मुझे एक हॉरिजेंटल लाइन मिला, अब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है कि आपके ग्रेडियंट वाले बॉक्स में वो कंबाइन नहीं हो रहा, उसके एबव हो रहा है। इस तरह से कर लिया, और उसके बाद फिर कलर गाइड को फिर मैं उसमें कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से आप अपने वर्क प्लेस को मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा टूल चाहिए, कहाँ पे कौन सा पैलेट चाहिए। वो सारा अरेंज हो गया है। विंडोज़ में जो जो पैलेट, जो जो टूल्स चाहिए आपके सारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे यहाँ पे अलाइन खोलते हैं तो ये अलाइन आ गया। अलाइन को फिर मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ टॉप में। अब ये मेरा अटैच हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। जिसे चाहे मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, जिसे चाहे मिनिमाइज कर सकता हूँ, ये एरो को दबाने से, ठीक है। जब मैंने इतना मेहनत किया वर्क स्पेस को अरेंज करने में, तो इसे मैं सेव भी कर सकता हूँ। बिकॉज अगर किसी ने इसे यहाँ से हटा दिया तो जैसे ही मैं रिसेट करूँगा तो मेरा वाला जो सेटिंग है वो वापस यहीं पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वर्क प्लेस टूल है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस क्रिएट कीजिए। मतलब कि मैंने जो अभी सेटिंग किया है ये सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं न्यू वर्क स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं रखता हूँ माई, अब ये मैंने एक लेआउट तैयार किया है माई लेआउट के नाम से, और इसे सेव कर देता हूँ। अब सपोज कीजिए कि ये मेरा सेव हो गया और किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ कर दिया है, कुछ कुछ पैलेट्स को यहाँ से मूव कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वाला सेटिंग फिर से वापस रीसेट हो जाए। तो आप इस वर्क स्पेस वाले टूल पे क्लिक कीजिए। देखिए मेरा माई लेआउट तो लगा हुआ है, लेकिन मेरा पैलेट वो नहीं है जो मैं सेव करने से पहले लगाया था। तो आप इस माई लेआउट को रीसेट करेंगे, और जैसे ही रीसेट करेंगे वो लेआउट फिर से वापस आ जाएगा जैसा पहले था। यानी कि आपका जो सेटिंग्स है हमेशा सेव रहेगा,
और आप उसको कभी भी डिलीट कर सकते हैं सेटिंग को, और एक नया सेटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ एसेंशियल, यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर का जो अपना सेटिंग है एसेंशियल को भी मैंने छेड़छाड़ किया था, मैं उसे रिसेट करता हूँ। अब ये एडोब इलस्ट्रेटर का अपना एसेंशियल सेटिंग है, यानी कि जो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपके सामने रहेगा, बाकी की चीज़ें सारी की सारी हट गई। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो विंडोज़ में जाकर कलर को ले आइए, जब काम ख़त्म हो जाए आप उसे बंद कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि कलर मुझे बार बार यूज़ करना है, तो क्यों ना मैं इसके हेडिंग को पकड़ कर यहाँ पर अटैच करा दूँ। अभी अटैच हो गया है, कभी भी इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैं फिर से एसेंशियल को रीसेट कर लेता हूं ताकि एडोब इलस्ट्रेटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाए। अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर पहली बार सीख रहे हैं तो ये एडोब इलस्ट्रेटर का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो आप यहाँ पे जैसे ही एसेंशियल मोड पे सीखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ कमांड्स और कुछ टूल्स शायद आपको ना मिले जो पुराने वर्जन में होता है। यानी कि एसेंशियल में जो बहुत ज़रूरी कमांड्स है वही सामने है, वही ज़रूरी जो डेली यूज होने वाले टूल्स है वो सामने है। लेकिन मैं यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक अगर करता हूँ तो मुझे जो पुराने वर्जन में जो बहुत सारा टूल था वो सारा टूल यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी हम जो सीखेंगे ये सारा टूल में मैक्सिमम टूल आपको पुराने वर्जन में भी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक करके सीखेंगे, जिससे कि मुझे सारा का सारा टूल, सारा का सारा ऑप्शन सामने दिखाई दे और हम उसको बढ़िया तरीके से सीख पाएँ और उसको किसी भी वर्जन में यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा है मूव टूल। मूव टूल का यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना, उसे इस प्रकार के समझते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं, अब हम मूव टूल लेते हैं और इस मूव टूल से आप इसे कहीं भी उठा कर रख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से मैं इसे मूव कर रहा हूँ। आपको जिस जगह पे रखना है उस जगह पे रख लीजिए, पेज के जिस पोजीशन पे रखना है वहाँ पे रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए चारों कॉर्नर में आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो ये बॉक्स का काम है स्केल करना। अब देखिए किसी भी चीज़ को हम लोग स्केल करते हैं तो उसमें 3 तरीका है। पहला, आप खाली विड्थ में स्केल करना चाहते हैं तो विड्थ में साइड वाला डॉट को छोड़ेंगे। साइड वाला डॉट को जैसे ही पकड़ के आप मूव करेंगे तो ये आपका केवल विड्थ बड़ा होगा, उससे हाइट पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम लेफ़्ट और राइट में बड़ा करना है तो लेफ़्ट राइट वाला डॉट को पकड़ेंगे। अगर मुझे हाइट को चेंज करना है तो ऊपर के ये 2 डॉट को छेड़ेंगे। अगर नीचे से बड़ा करना है तो नीचे से बड़ा किया, ऊपर से बड़ा करना है तो ऊपर से बड़ा किया। तो आप यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला डॉट को समझ गए, लेफ्ट और राइट वाला डॉट को समझ गए। अब कॉर्नर वाले डॉट के बारे में बताता हूँ। कॉर्नर वाला किसी भी कॉर्नर से पकड़ेंगे तो हम विड्थ और हाइट एक साथ बड़ा कर सकते हैं। यानी कि इसका चौड़ाई और ऊंचाई ये दोनों मुझे एक साथ कंट्रोल करना है तो हम कॉर्नर वाला पकड़ेंगे। किसी भी कॉर्नर वाले को पकड़कर आप उस एरिया में बढ़ा सकते हैं। अगर आपको राइट साइड बढ़ाना है तो राइट कॉर्नर पकड़िए, लेफ्ट साइड बढ़ाना है तो लेफ्ट कॉर्नर पकड़िए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप कि अभी हमारा बॉक्स का जो डायमेंशन है ये एक रेक्टेंगल के जैसा है, यानी कि विड्थ ज़्यादा है और इसका हाइट कम है। लेकिन जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो मुझे माउस पे सपोज कीजिए कि मुझे माउस पे अच्छा से कमांड नहीं है, मैं जो छोटा कर रहा हूँ, तो क्या ये सेम रेशियो में छोटा हुआ? जी नहीं, ये अब स्क्वायर बन गया है। यानी कि पहले था रेक्टेंगल और अभी स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप सेम रेशियो में छोटा करना चाहते हैं, पहले तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, और इसे सेम रेशियो में छोटा करना है तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाइएगा और उसके बाद इसको छोटा कीजिएगा। अब इसे कितना भी छोटा बड़ा कर ले, इसका विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो मेंटेन होगा और आप उसी रेशियो में इसे छोटा बड़ा कर पाएंगे आसानी से। ठीक है। अगर आप शिफ्ट छोड़ देते हैं तो फिर ये रेशियो मेंटेन नहीं होता है, इसका साइज किसी भी डायमेंशन में चेंज हो सकता है विड्थ और हाइट में। तो यहाँ पे हमने सीखा कि मूव टूल से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं। 2 कमांड्स। तीसरा कमांड है मूव टूल से, इसे रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए आप इसे कॉर्नर के नियर में माउस को ले जाइए
तो आपको यहाँ पे एक रोटेशन का सिंबल मिलेगा। अब माउस को दबाइए और इसे दाएं और बाएं कीजिए। इस तरह से हम इसे रोटेट करा सकते हैं। माउस के पॉइंटर में देखिए आपको डिग्री भी लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि जब हम इसे रोटेट करा रहे हैं तो कितना डिग्री पे रोटेट हो रहा है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, तो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री पे रोटेट करा रहे हैं। अब यहाँ पे एक खास बात है कि अगर इसे किसी खास डिग्री पे रोटेट कराना है तो उसके लिए आपको एक कमांड के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा कि कितना डिग्री पे रोटेट कराना है। मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ और इसे 90 डिग्री पर रोटेट कराना। तो देखिए प्रॉपर्टी बार यहाँ पे है, ये आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, ये आपको सी वर्जन में मिलेगा, CS वर्जन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में देखते हैं, मुझे यहाँ पे एक रोटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे लिखना होगा 90 और इंटर दबाना होगा। तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी बार में ये ना मिले तो आप विंडोज़ में जाकर और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ढूंढ लीजिए। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप नीचे आइए, ये रहा आपका ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रांसफॉर्म में वही प्रॉपर्टी मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी बार में है। यानी कि ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 45 डिग्री पर रोटेट कराना है, या फिर जैसा पहले था वैसा कर दे 0 डिग्री पे। और इसका विड्थ अगर मुझे खास साइज का चाहिए तो मैं विड्थ लेता हूँ इसका 9 सेंटीमीटर और हाइट लेता हूँ 5.5 सेंटीमीटर। अब ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स का साइज एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा मैं पहले डिस्कस कर रहा था विजिटिंग कार्ड की साइज़ क्या होती है। तो मैंने अभी जो बॉक्स बनाया है, ये अगर पेपर पे प्रिंट निकलेगा तो इस बॉक्स का डायमेंशन उसी साइज़ का होगा जिस साइज़ का विजिटिंग कार्ड होता है। तो मैं ये ट्रांसफॉर्म हटा देता हूँ। अभी हमने सीखा कि मूव टूल से रोटेट करते हैं, स्केल करते हैं और मूव करते हैं। तीसरा के बाद एक चौथा कमांड भी है, मूव टूल से क्या करते हैं। जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मैं रेक्टेंगल को लेकर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मूव टूल से आते हैं। मूव टूल से मैं इन सब में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर किसी पसंद के 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या सारे को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सारे को सेलेक्ट करने के लिए आप कहीं भी दबाइए और एक स्क्वायर घेरा बनाइए और छोड़ दीजिए माउस को। तो इस तरह से सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो किसी एक पे क्लिक कीजिए, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाइए, दूसरे पे क्लिक कीजिए, तीसरे पे क्लिक कीजिए। इस तरह से हम लोग ये 3 ऑब्जेक्ट को पकड़ लिए हैं। अगर आपको इन 3 में से इसको सेलेक्ट नहीं करना है तो फिर वापस शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कीजिए। अब शिफ्ट को छोड़ दीजिए, तो देखिए अब वो सिलेक्शन से बाहर हो गया है। यानी कि हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, या शिफ्ट के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन में से किसी एक को हटा सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, या फिर बाहर क्लिक करके फिर पूरे के पूरे सिलेक्शन को ही हटा सकते हैं। तो मूव टूल आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी एक पॉइंट को, इस रेक्टेंगल के किसी एक पॉइंट को मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी कि इससे पूरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है। पूरा ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए मिडिल में क्लिक करना होगा और आप इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके किसी एक पॉइंट को पकड़ लिया है तो उस पॉइंट को मूव कर सकते हैं और उसे किसी भी जगह पर रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं, और नॉर्मल सिलेक्शन टूल से इंटायर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन में भी 2 तरह का टूल है। इन दोनों टूल को हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में जो आपको शुरू में जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि पेज को नेविगेट कैसे करते हैं। आपने वर्क स्पेस बढ़िया से सीख लिया है, कैसे पैलेट्स को अरेंज करना है, टूल्स को कैसे अरेंज करना है और किस वर्क स्पेस में काम करना है। अब हम लोग पेज का नेविगेशन पार्ट सीखेंगे और पेज को कैसे मैनेज करना है ये देखते हैं। इसके लिए आपके पास है यहाँ पे पेज टूल। आप पेज टूल लेंगे और जैसे ही पेज टूल लेंगे ये पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा और इसका डायमेंशन आपके प्रॉपर्टी बार में आ जाएगा, कंट्रोल पैलेट में।
जैसे कि ये A4 साइज़ का पेज है, हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का ले सकते हैं। अगर मुझे आईफोन के लिए साइज़ लेना है तो आईफोन का साइज़ ले लेंगे, और अगर किसी मूवी के स्क्रीन का साइज़ लेना है तो यहाँ पे मूवी के स्क्रीन के साइज़ का पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ का ही पेज रखता हूँ। और इसे छोटा बड़ा करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डायमेंशन पुट कर सकते हैं कि विड्थ कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, और अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि में नहीं, मुझे इंच में काम करना है। मान लीजिए मैं एक ग्लो साइन बोर्ड बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसकी साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है फिट में, तो मुझे फिट में काम करना है। कैसे यूनिट चेंज करेंगे? तो मैंने बताया था कि जब मैं फाइल न्यू करता हूँ तो इस समय मुझे यहाँ पे यूनिट चेंज करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपने पसंद का यूनिट लेते हैं और उस यूनिट पे काम करते हैं, डायमेंशन यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई पुरानी फाइल खुली हुई है और उसका डायमेंशन यहाँ पे में दिखा रहा, तो उसका यूनिट चेंज करने के लिए आप व्यू में जाएंगे, रूलर, रूलर। जब आप इसको दबाते हैं तो बोथ साइड में एक स्केल आ जाता है। इस स्केल पर राइट क्लिक कीजिए और यूनिट को आप अपने मनचाहा साइज़ में ले लीजिए। फिट ले लेते हैं, बोथ रूलर आपका फिट में हो गया है। अब ग्लो साइन बोर्ड बनाना है 3x2 फीट का, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। 3 फीट विड्थ हो गया और 2 फीट हाइट हो गया। आप वैल्यू लिख के इंटर दबा दें। अब ये आपके पास जूम टूल है, जिससे पेज को छोटा बड़ा करके स्क्रीन में देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास जो फिट वाला साइज आया है, ये एक ही पार्ट में देख पा रहा हूँ, ये पूरा कैनवास मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको छोटा करने के लिए आप ये जूम टूल लेंगे, और जूम टूल लेते ही आपके पास यहाँ पे एक प्लस का आइकन आता है। जब आप एक बार क्लिक करते हैं तो ये पेज और भी जूम हो रहा। हम इसे छोटा करना चाहते हैं, उसके लिए कीबोर्ड में आप अल्ट बटन दबा दें, और अल्ट बटन प्रेस करते ही ये माइनस का सिंबल आएगा। अब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज छोटा होगा, और इसको कई बार क्लिक कीजिए जब तक कि आपका पूरा पेज डिस्प्ले ना हो जाए। तो जूम टूल लेकर हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं पेज को। आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो पेज छोटा बड़ा होगा। कहीं भी रख के ड्रैग कीजिएगा तो पेज जूम होगा, ड्रैग अपोजिट साइड करेंगे तो पेज छोटा होगा। अब पेज को पैन कैसे करते हैं? पैन करने के लिए आपको कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाना है, जिससे ये कोई भी टूल सेलेक्ट हो आपका। मान लीजिए आपका मूव टूल सेलेक्ट है, स्पेस बार दबाते ही वो हैंड में कन्वर्ट होगा। आपका कोई अदर टूल सेलेक्ट है, स्पेस बार दबाते ही वो हैंड में कन्वर्ट होगा। और हैंड में जब कन्वर्ट हो गया है, आप स्पेस बार दबाए रखें, उसे तब तक ना छोड़े जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है। और अब माउस से दबाकर इसे पैन कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। जैसे मैं जूम टूल लेता हूँ और इस कॉर्नर को बड़ा कर लेता हूँ, अब स्पेस बार दबाऊंगा तो ये हैंड आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग इसको लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप पेज को कीबोर्ड से छोटा बड़ा कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस दबाते हैं तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ माइनस दबाने से पेज छोटा होगा, जूम आउट, और कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से पेज जूम इन होगा, और कंट्रोल के साथ 0 दबा देंगे तो ये पेज पूरा फिट हो जाएगा आपके स्क्रीन में, जिससे कि आप एक बार में पूरा का पूरा, किसी भी साइज का पेज हो, पूरा का पूरा विजिबिलिटी आपको मिलेगा। तो ये जूम कंट्रोल हो गया है, इसे बढ़िया से नोट कर ले, ताकि आगे भी आपको काम आने वाला है। इसके बगैर आप काम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि तुरंत अगर हम जूम लेवल पे काम करते हैं फिर तुरंत कंट्रोल 0 दबाकर पूरा पेज का व्यू देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। लाइन टूल, लाइन टूल से आप लाइन खींच सकते हैं। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये लाइन बन गया है। अब ये लाइन में देखिए, जब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये काफ़ी बारीक लाइन है। मैं फिट पे काम कर रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं ये फिट वाली फ़ाइल को बंद कर देता हूँ, और मैं एक डिफरेंट फ़ाइल लेता हूँ जो A4 साइज़ का होगा, और ये प्रिंट के लिए A4 साइज़ का पेज लेना है मुझे। CMYK के कलर लेना है, क्योंकि वो प्रिंटिंग से रिलेटेड अब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करूँगा तो CMYK लूँगा, और ऐसे ही डिस्प्ले के पर्पज़ से लूँगा तो RGB। आप बेसिक अभ्यास कीजिए कि CMYK में काम करें, क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के इंडस्ट्री में हैं, आप प्रिंटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको CMYK में काम करना है। मेजरमेंट यूनिट आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लीजिए कि मुझे किस मेजरमेंट यूनिट में काम करना है।
तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे मिनिमम। A4 साइज का पेज है, मेजरमेंट यूनिट है और यहाँ पे सिम्बॉयिक कलर। अभी हमारा पेज तैयार हो गया है। स्पेस बार दबाकर मैं पेज का एक पार्ट को मूव करता हूँ और जूम टूल लेकर इसके आधे पार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे लाइन सीखना है। लाइन सीखने के लिए यहाँ 2 प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट में आएगा। पहला प्रॉपर्टी है फील। ये जो ऊपर वाला स्क्वायर बॉक्स है वाइट कलर का, ये फील है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, जैसे मैं ये एक बॉक्स लेता हूँ, बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर दूसरा बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए इस दोनों के अंदर वाइट कलर भरा हुआ है। वाइट कलर भरा हुआ है इसलिए पीछे वाले बॉक्स का लाइन आपको इसके इनसाइड से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वाइट कलर फिल किया हुआ है। तो ये फील ये शो करता है कि ये वाइट कलर है भरा हुआ बॉक्स में। बॉक्स का आउटलाइन यहाँ पे शो करेगा कि किस कलर का बॉक्स का आउटलाइन आ रहा है। तो ये ब्लैक कलर का आउटलाइन आ रहा है। आप कंट्रोल पैलेट पे भी चेंज कर सकते हैं जाकर यहाँ से मैं येलो कर लेता हूँ, आउटलाइन रेड कर लेता हूँ। अब देखिए ये चेंज हो गया है। यहाँ से हम लोग आउटलाइन का थिकनेस चेंज करेंगे कि कितना मोटा मुझे आउटलाइन चाहिए। तो आउटलाइन का थिकनेस स्ट्रोक में जाके वैल्यू चेंज करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप स्ट्रोक को इस तरह से शेप में डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं ये लेता हूँ तो एक इंड पे पतला स्ट्रोक होगा, मिडिल में काफ़ी मोटा हो जाएगा, दूसरे इंड पे पतला हो जाएगा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस पॉइंट से शुरुआत हुआ बॉक्स, ऐसे बॉक्स बना है, लाइन ऐसे गया है और ऐसे ऐसे आके इस पॉइंट पे ज्वाइंट हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंड पॉइंट भी यही है। तो ये लाइन क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग पतला से होगा और एंड भी पतला पे होगा। तो देखिए स्टार्टिंग पतला से हुआ और एंड भी पतला पे हुआ है और मिडिल में सबसे मोटा लाइन है। तो ये लाइन का शेप ऐसा है। मैं यहाँ से डिफरेंट टाइप का शेप ले सकता हूँ। जैसे ये लूँगा तो एक जगह पे पतला है, फिर मोटा होगा, फिर पतला हुआ, फिर यहाँ मोटा होकर के फिर पतला हो गया। तो ये लाइन पूरे लाइन पे इस तरह का शेप दिखाई देगा आपको। इसके बाद आता है बेसिक। मैं पहले यहाँ से नॉर्मल ले लेता हूँ। बेसिक लाइन में क्या है कि यहाँ पे आपके पास ब्रशेस बने हुए हैं। इस लाइन पे मुझे ब्रश अप्लाई करना है, तो इस पर डेकोरेटेड डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा लाइन के ऊपर। यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा लाइन के ऊपर। तो ये डिज़ाइन को कैसे मॉडिफाई करते हैं और ये कैसे काम करता है, इन सब के बारे में मैं ब्रशेस जब आपको बताऊंगा तो डिटेल में उसकी क्लास हो जाएगी। अभी बेसिक चीज़ में आप इसको नॉर्मल करके ही रखें। बिल्कुल नॉर्मल लाइन है, मुझे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करना है लाइन पे, बिल्कुल नॉर्मल लेना है। अब दूसरी चीज़ है ओपेसिटी। इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जैसे कि ओपेसिटी 100 है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 40%। ट्रांसपेरेंट होने के बाद देखिए पीछे वाला ऑब्जेक्ट ये नज़र आ रहा है इसके ऊपर से। अब मैं इसे फिर काफ़ी मोटा करता हूँ और मैं इसे ये कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी पीछे वाला जो है कम हो जाए। मैं इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखूँगा और इसे ट्रांसपेरेंट नहीं रखूँगा, ये आपके ऊपर है कैसा रखना है। ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टाइल भी डाल सकते हैं, स्टाइल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट किसी भी शेप में बेसिक प्रॉपर्टी ये होगा कि उसका फील क्या रखना है, स्ट्रोक क्या रखना है और स्ट्रोक का कलर क्या रखना है। इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट में। अब जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, इसके कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा एरो बना हुआ है। एरो का मतलब होता है कि इस एरो के इनसाइड में और भी टूल्स हैं। जब मैं इसे दबाए रखता हूँ तो ये दूसरा टूल्स आ जाता है। दूसरा टूल्स लेते ही ये टूल है, देखिए राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। यानी कि इस बार जो रेक्टेंगल बनेगा उसके कॉर्नर में कर्व होगा, थोड़ा सा घुमाव होगा। देखिए पहले वाले मूव टूल मैं लेता हूँ, पहले वाले रेक्टेंगल में राउंड नहीं है, दूसरे वाले में राउंड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट केवल राउंड वाली जगह पे मिलेगा आपको। देखिए ये राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर वाली जगह पे ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे तो ये भी राउंड हो जाएगा। जितना राउंड करना चाहे उतना राउंड कर सकते हैं। इसे भी राउंड करना है, ये पॉइंट को पकड़ेंगे और इसे राउंड करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इस टूल का ही यूज़ करें। अगर आप सीधा सीधा कॉर्नर वाला रेक्टेंगल बनाते हैं तो उससे भी राउंड कर सकते हैं कभी भी।
यानी कि ये दूसरी वाली टूल की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला वाला टूल से ही आप कॉर्नर रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, राउंडेड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना इलस्ट्रेटर वर्जन है तो पुराने इलस्ट्रेटर वर्जन में कॉर्नर रेक्टेंगल में राउंड करने का ये कमांड, ये जो पॉइंट्स है, ये नहीं मिलेगा। आप हमेशा स्क्वायर बनाइएगा और राउंड नहीं होगा। राउंड के लिए राउंड वाला ही कमांड टूल चूज करना पड़ेगा आपको। तो आपने बढ़िया से सीख लिया है कि रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। इसमें एक खास बात और है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जब आप रेक्टेंगल टूल लेते हैं तो आपको किसी खास डायमेंशन का बनाना है। खास डायमेंशन का बनाना है तो आप सीधा कहीं पे भी क्लिक कर दें और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें कि आपको विड्थ कितना चाहिए, 90 और 55। ये विजिटिंग कार्ड के साइज़ का रेक्टेंगल बन चुका है। तो खास साइज़ का बनाना है, सिंगल क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी पुट करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसे ही स्क्रीन में देख के बनाना है कि इन दोनों के बीच में एक रेक्टेंगल चाहिए, तो फिर आप डायरेक्ट ड्रैग करेंगे माउस को और उस हिसाब से आपका रेक्टेंगल बनेगा। यानी कि आप अपने मनचाहा पसंद का बना सकते हैं ड्रैग करके, और किसी खास वैल्यू का बनाना है तो सिंगल क्लिक करके बनाएं। रेक्टेंगल टूल मतलब होता है कि आपका विड्थ ज़्यादा और हाइट कम। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेरे माउस पॉइंट के नीचे में W और H लिखा हुआ और उसकी वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि विड्थ 38 है और हाइट 37 है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में विड्थ और हाइट बराबर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा माउस को। इसका एक शॉर्टकट है, आप कीबोर्ड में शिफ्ट दबा दें। जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा, विड्थ जो होगा वही हाइट होगा। तो शिफ्ट दबाकर आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं और विदाउट शिफ्ट का आप इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं। उसी तरह से शिफ्ट वाला कमांड हर एक टूल के साथ काम करता है। अगर आप राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल बना रहे हैं, शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल स्क्वायर शेप आ जाएगा ये। उसके बाद आते हैं इलिप्स टूल पे। इलिप्स मतलब हो गया अंडाकार शेप। ये अंडाकार शेप है। अब इसमें भी शिफ्ट काम करेगा। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल सर्किल बनेगा ये, यानी विड्थ एंड हाइट बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम प्री डिफाइंड सर्किल बनाते हैं। कहीं भी क्लिक करेंगे, विड्थ क्या चाहिए, 50 mm का, 5 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट भी 50 mm का चाहिए। अब ये देखिए 5 बाई 5 सेंटीमीटर का, यानी 50 बाई 50 mm का सर्किल आपके सामने तैयार है। तो हम प्री डिफाइंड साइज़ का बना लिए, ड्रैग करके भी बना लिए, एलिप्स भी बना लिए और रेक्टेंगल भी बना लिए, सर्किल भी बना लिए। आपने इसे बढ़िया से सीख लिया है। पॉलीगॉन टूल पे आते हैं। पॉलीगॉन टूल पे इसमें नंबर ऑफ साइड चेक कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप पॉलीगॉन जब भी बनाएंगे तो 6 साइड का बनेगा, और शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये इस तरह से घूम सकता है माउस के हिसाब से। जहाँ पे माउस रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये घूमता रहेगा। शिफ्ट दबाएंगे तो ये नहीं घूमेगा और बिल्कुल सीधा बनेगा। बस इसमें यही अंतर है। अब यहाँ पे मुझे साइड कम करना है, मुझे 3 साइड का बनाना है, तो फिर मैं सिंगल क्लिक करूँगा। पॉलीगॉन बनाना है, मुझे उसकी रेडियस चाहिए 2.5 सेंटीमीटर का, 25 mm, और साइड चाहिए 3। अब ये 3 साइड का हो गया। मुझे चाहिए 15 साइड का, तो ये 15 साइड हो गया। इसके साइड को काउंट करेंगे तो 15 मिलेगा आपको। तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगल बनाया है, 15 साइड का पॉलीगॉन बनाया है। पॉलीगॉन के बाद आता है आपका स्टार टूल। स्टार और पॉलीगॉन में थोड़ा सा अंतर है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए। जब आप स्टार बनाते हैं, शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल ये घूमेगा नहीं और सीधा बनेगा। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आपका स्टार किसी भी एंगल में आप माउस के हिसाब से इसको घुमा सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास बात है, जब हम स्टार बनाते हैं तो इसकी नंबर ऑफ साइड प्री डिफाइन होती है 5। तो हम यहाँ पे इसके नंबर ऑफ साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सिंगल क्लिक करेंगे। अब सिंगल क्लिक करने से वैल्यू क्या आएगा, देखिए रेडियस 1, रेडियस 2 एंड पॉइंट्स।
रेडियस 1, रेडियस 2 और पॉइंट क्या होता है उसको बढ़िया से समझें। अब मैं स्टार में एक सर्किल बनाने जा रहा हूँ सेंटर से, और इस सर्किल की फील को मैं कर दूंगा नो फिल और स्ट्रोक को कर दूंगा ब्लैक। इस सर्किल को कॉपी करेंगे और उसे पेस्ट करेंगे उसी जगह पे जहाँ पे है, एग्जैक्ट उसी जगह पे। उसके लिए कमांड है पेस्ट इन फ्रंट। अगर मैं पेस्ट करता हूँ नॉर्मल कमांड से तो ये सर्किल कहीं मूव होकर पेस्ट होता है, लेकिन मैं पेस्ट करता हूँ पेस्ट इन फ्रंट कमांड से तो ये सर्किल उसी जगह पे पेस्ट होता है जिस जगह से कॉपी होता है, मतलब थोड़ा सा भी दाएं बाएं मूव नहीं होगा। अब मैं ये सर्किल को बड़ा करता हूँ। देखिए सर्किल को बड़ा कर रहा हूँ तो ये सेंटर से बड़ा नहीं हो रहा, वन साइडेड बड़ा हो रहा है। जिधर जिस कॉर्नर को खींच रहा हूँ उसी साइड में बड़ा हो रहा है। लेकिन कीबोर्ड में अगर आप अल्ट कमांड दबा देते हैं तो सर्किल बिल्कुल सेंटर से बड़ा होता है, लेकिन इसका रेशियो मेंटेन नहीं है। रेशियो मेंटेन नहीं मतलब कि ये चौड़ा हो गया है, हाइट कम हो गया, या हाइट बड़ा हो गया है, विड्थ कम हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ा हो तो सेंटर से तो बड़ा हो, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट भी मेंटेन हो। तो उसके लिए मैं शिफ्ट कमांड भी दबाऊंगा। अब मैंने कीबोर्ड में दो कमांड दबाया है, अल्ट एंड शिफ्ट। अल्ट मैंने इसलिए दबाया है कि ये सर्किल जो मुझे बड़ा करना है सेंटर से हो, और शिफ्ट इसलिए दबाया है कि सर्किल का जो रेशियो है विड्थ एंड हाइट एकदम बराबर हो। और मैं इसे बाहर वाली कॉर्नर पे छोड़ देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि जो ये स्टार बना है ये बड़ा वाला सर्किल को छू रहा है स्टार का बाहर वाला पॉइंट, और छोटा वाला सर्किल को छू रहा है ये स्टार का इनसाइड वाला पॉइंट। तो बड़ा वाला सर्किल जो है वो रेडियस 1 है और छोटा वाला सर्किल जो है रेडियस 2 है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही इसका स्टार का पॉइंट क्रिएट होगा, बड़ा सर्किल और छोटा सर्किल के बीच में। अगर मैं छोटा सर्किल को और छोटा कर दूं तो अब इसका लंबा लंबा पॉइंट्स तैयार होगा, यानी रेडियस 1 और रेडियस 2 के बीच में ज़्यादा गैप रखने से स्टार का जो कांटे हैं काफ़ी लंबे होंगे, और इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी कम रखने से स्टार के कांटे जो है काफ़ी छोटे होंगे। चलिए ट्राई करते हैं। स्टार टूल लेते हैं, सिंगल क्लिक करेंगे। रेडियस 1 मुझे चाहिए 50 mm का, और इन दोनों दोनों के रेडियस में काफ़ी कम का अंतर रखेंगे। दूसरा में रखेंगे 45 mm का, और नंबर ऑफ साइड 30 कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, दोनों के बीच में काफ़ी कम गैप मैंने दिया था 5 mm का, और नंबर ऑफ साइड 30 है। एक बार फिर से क्लिक करते हैं और इस बार रेडियस 1 रखते हैं 30 और ये रखते हैं 10। इन दोनों में काफ़ी गैप है, रेडियस 1 ये रहा, रेडियस 2 ये रहा। ज़्यादा गैप रखने से कांटा लंबा बनेगा। साइड में रखता हूँ यहाँ पे 20 का, ये देखिए लंबे लंबे कांटे वाले। तो इन सबको वैल्यू से क्लिक करके बना रहे हैं, इसमें काफ़ी दिक्कत होता है। मुझे पता नहीं है कि कांटा कितना बड़ा होगा छोटा होगा, और रेडियस क्या रखूँ नहीं रखूँ, क्या रिजल्ट आने वाला बिल्कुल नहीं पता है। आप इसको लाइव देख सकते हैं। लाइव देखने के लिए आप ये स्टार टूल लीजिए, स्टार बनाइए। अब जब आप स्टार बना रहे हैं माउस को बिल्कुल ना छोड़ें, माउस को दबाए रखें। आपके कीबोर्ड में नेविगेशन की है लेफ़्ट राइट अप डाउन, अगर आप डाउन दबाएंगे तो उसका कांटा छोटा होगा, यानी कि नंबर ऑफ साइडेड कम हो रहा, नंबर ऑफ साइड बढ़ा रहे हैं। तो ये तो एकदम लाइव देख सकते हैं हम कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, कांटा कम करना है या ज़्यादा करना है, तो ये बिल्कुल लाइव काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं रेडियस 1 और 2 को भी कंट्रोल करना चाहता हूँ, उसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाएं। कंट्रोल बटन दबाने से देखिए रेडियस 2 काफ़ी बड़ा हो रहा है, या माउस को खींचना पड़ेगा। कंट्रोल दबाए रखें और माउस को ड्रैग करें, या फिर रेडियस को छोटा करें। रेडियस छोटा बड़ा लाइव कर सकते हैं, कांटा को बड़ा छोटा कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से एकदम लाइव स्टार बना सकते हैं। ये जो है एरो टूल वो सभी में काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलीगॉन बना रहा हूँ, पॉलीगॉन बन रहा, नंबर ऑफ साइड मैंने लास्ट टाइम 15 रखा था। इस बार मैं एरो बटन बॉटम एरो दबाता हूँ, तो बॉटम एरो दबाते ही नंबर ऑफ साइड देखिए बिल्कुल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये एकदम लाइव काम करता है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, और इनको डिलीट कर देता हूँ, क्लियर।
आप कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एक टूल है आपका फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल मतलब कि आप सूरज का रोशनी बना सकते हैं। अब ये हमारे पास वाइट कैनवस है, Ctrl 0 दबाकर मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। अगर वाइट कैनवस पे मैं फ्लेयर बनाता हूँ तो इस ठीक से विजिबल नहीं होगा, इसके लिए हमेशा एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। पहले तो मैं एक साइज लूँगा कि कितना बड़ा मेरे को फ्लेयर चाहिए, और दूसरी बार कहीं पे क्लिक करेंगे ताकि उसका रिफ्लेक्शन उस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये रोशनी बन गया है, इसका रिफ्लेक्शन इधर आया है। ये देख के बिल्कुल बेकार लग रहा है। बेकार इसलिए लग रहा है कि मैंने बैकग्राउंड नहीं लिया। मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे बड़ा सा, पेज के साइज का, और इस पर कोई भी फील डाल देते हैं। ग्रीन डाल दे, ब्लैक डाल दे, कोई भी कलर डाल दे। जैसे मैं ब्लैक डालता हूँ। और अब इसके ऊपर मैं फ्लेयर बनाऊँगा, इस साइज का फ्लेयर। अब इसका देखिए क्वालिटी क्या आ रहा है, पहले से बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पे ग्रीन लेता हूँ, या यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैरून कलर। जैसे ही ये बैकग्राउंड हटाते हैं तो ये सारा लाइटिंग ब्लैक हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी फ्लेयर बनाएं तो आपके बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस पर ये लाइट ब्लेंड होकर काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देता है ग्लो का। तो आपने इस टूल कैटेगरी को बढ़िया से सीख लिया है। उसके बाजू में ये है लाइन टूल। लाइन टूल से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए किसी भी एंगल में आप माउस को ड्रैग करें, उस हिसाब से लाइन बन जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लाइन बिल्कुल सीधी बने, उसके लिए आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाना होगा, बिल्कुल सीधा बनेगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते और लाइन बनाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि आपके माउस पे कमांड कम हो तो आप बढ़िया से सीधा नहीं बना पाएँ। तो आप शिफ्ट दबाइए जिससे लाइन बिल्कुल सीधा बनेगा, 45 डिग्री 90 डिग्री पे। लेकिन आप इन दोनों के बीच में लाइन नहीं बना सकते। ये देखिए, जब भी बनेगा तो उसी एंगल का बनेगा, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बीच में बनाना है किसी भी एंगल का तो शिफ्ट नहीं दबाएं, और किसी भी एंगल का बना, आप फ्री हैं। जिस डिग्री पे छोड़ना है उस डिग्री पे छोड़ दें, आप फ्री साइज का फ्री एंगल का लाइन बना सकते हैं। जब हम लाइन बना रहे हैं तो लाइन की प्रॉपर्टी होगी, लाइन की प्रॉपर्टी होती है विड्थ। तो आप लाइन का स्ट्रोक विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं और उसका स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं। बस ये बेसिक प्रॉपर्टी है। एडवांस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग विंडोज़ में स्ट्रोक पैनल खोलेंगे, और इस स्ट्रोक पैनल से हम लोग उसके एडवांस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांस प्रॉपर्टी मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये सारे प्रॉपर्टी को हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक आप सीखिए। दूसरा है आर्क टूल। आर्क टूल से इस तरह से कर्व बनता है, और ये कर्व जो है इसी एंगल में बन रहा है। आप किधर से भी चलाएं तो बस वो लेफ़्ट और राइट मूव हो रहा। नीचे से चलाएंगे तो उल्टा बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात है, जब भी हम लोग कर्व बनाते हैं तो इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप एक पतला सा लाइन ड्रॉ करें, शिफ्ट दबाकर, ब्लैक कलर का एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। आपने ग्राफ बनाया है तो ग्राफ में ये दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बीच में ये 0 होता है, और इधर एक्स एक्सिस टॉप में जाएगा और इधर वाई एक्सिस जाएगा। तो जब भी ये लाइन ड्रॉ होता है आर्क वाला, तो वाई एक्सिस में कितना दूर गया है और एक्स एक्सिस में कितना दूर गया, उसके हिसाब से कर्व बनता है। जैसे मैं यहाँ पे आर्क टूल लेता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, सिंगल क्लिक, आपके पास वैल्यू आ जाएगा। एक्स एक्सिस में मुझे चाहिए 10 का हाइट, वाई एक्सिस में 10 का हाइट। ओके करते हैं। दूसरी बार क्लिक करते हैं, वाई एक्सिस में 20 का हाइट। अब देखिए ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हाइट जितना बढ़ाएंगे, अगर हम इसको इस पर टच कराते हैं तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ से ये 10 का दूरी पे गया है, और यहाँ से ये 20 का दूरी पे गया। अगर हम फिर से क्लिक करते हैं और वाई एक्सिस में हम 50 का दूरी लेते हैं और इसको इस ग्राफ के ऊपर बैठाते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ से 10 का डिस्टेंस है
और वाई एक्सिस में 50 का डिस्टेंस है। तो आर्क इस तरह से काम करता है। अगर आप इसके बेसिक कमांड्स को समझ गए तो आपको बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से बना सकता है स्पायरल टूल। स्पायरल टूल को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? मेरे बताए गए तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। और बहुत ही कम समय में मैंने देखा है हमारे कोई भी स्टूडेंट 15 से 20 दिनों में ही ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। इट मीन्स कि आपको थोड़ी सी हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। धन्यवाद।